आपका नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो आपने देखा जो रॉलेट सत्याग्रह जो मूवमेंट था ये सिर्फ शहर तक ही सीमित रहा, महानगर तक ही सीमित रहा। हम दे ले रही है पैसा दे रहे। इसका जो प्रभाव था वो दूर दराज तक नहीं रहा। महात्मा गांधी ने यह सोचा जो अगर भारत में बोर्ड बेस्ड मूवमेंट चलाना है तो इसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एकजुट करना होगा, क्लोजर टुगेदर करना होगा। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। अतः हिंदू मुसलमान को आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने खिलाफत इशू का मुद्दा उठाया। खिलाफत इशू क्या था तो आप जान रहे हो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की जो ब्रिटेन के विरोध में युद्ध लड़ा था, ब्रिटेन ने यह घोषणा किया था जो हमारे विरुद्ध में जो भी युद्ध लड़ेगा उसके साथ हम अमानवीय ट्रीटी करेंगे। और इसी इनह्यूमिलिएशन ट्रीटी के तहत उसने तुर्की के बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। उसने यह घोषणा कर दिया जो अब इस्लाम का धर्म गुरु तुर्की का खलीफा नहीं होगा। तो टू प्रोटेक्ट द पोस्ट ऑफ द खलीफा, मुस्लिम्स स्टार्टेड ए मूवमेंट नोन एज द खिलाफत मूवमेंट। तो खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चलाई गई थी उसको ही हम लोग खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। भारत में 1919 ईस्वी में अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत कमेटी की स्थापना बॉम्बे में किया गया था। महात्मा गांधी ने इस पॉसिबिलिटी पर उनसे वार्ता की जो मास एक्शन में हिंदू और मुसलमान दोनों को अगर सपोर्ट मिले तो निश्चित रूप से ब्रिटिश के विरोध में हम लोग आंदोलन की गति को तीव्र कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स से एक समझौता किया जिसको हम लोग कांग्रेस सेशन 1920 सितंबर कांग्रेस सेशन ऑफ 1920 के नाम जानते हैं, जिसमें इन्होंने अली ब्रदर्स को इस बात के लिए तैयार किया जो हम लोग आपस में मिलकर के आंदोलन चलाएं। और इस प्रकार भारत में एक नई आंदोलन के सूत्रधार बने जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। नॉन कोऑपरेशन, व्हाई नॉन कोऑपरेशन? तो महात्मा गांधी की एक पुस्तक आई थी 1909 में, हिंद स्वराज, जिसमें महात्मा गांधी ने इस बात की घोषणा किया था जो भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग देना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल भारत में समाप्त होती चली जाएगी। अतः इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने का निर्णय लिया। लेकिन नॉन कोऑपरेशन को कैसे मूवमेंट का रूप दिया जाए, किस प्रकार से लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए महात्मा गांधी ने 2 रास्ता बताया। पहला रास्ता बताया सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स। जितने भी सम्मान ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, जितने भी गवर्नमेंट अवार्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए थे, उस सब को ब्रिटिश सरकार को वापस कर देना है। और दूसरा, बाइकॉट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की जितनी भी वस्तुएं हैं, सर्विसेज हैं, चाहे वह सिविल सर्विस हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, हर जगह लोगों ने काम बंद किया एवं फॉरेन क्लॉथ का विरोध करने का आह्वान किया गया। कैसे इसको पूरे भारतवर्ष में सिविल डिसोबीडियंस कैंपिंग के रूप में प्रमोट किया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी 1920 में शौकत अली के साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण भी किया ताकि इस मूवमेंट के लिए पॉपुलर सपोर्ट को स्थापित किया जा सके। तो कांग्रेस के अंदर अगर देखिए तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो महात्मा गांधी की मान्यताओं पर पूर्ण सहमत नहीं थे, क्योंकि इन्हें यह लगता था जो महात्मा गांधी जब भी आंदोलन शुरू करते हैं इसका कोई प्रतिफल नहीं होता है,
इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार वायलेंस करती है और अधिक से अधिक लोगों की हत्या कर देती है। अतः ये लोग चाहते थे जो हम लोग काउंसिल इलेक्शन जो 1920 का शेड्यूल था उसमें पार्टिसिपेट करें और कहीं से भी मास एजिटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करें। लेकिन सितंबर से लेकर के दिसंबर तक 3 महीना का समय जो है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना का जो समय है, यह कांग्रेस के लिए काफ़ी टफ रहा है। लास्टली दिसंबर 1920 में कांग्रेस के जितने भी ग्रुप्स थे सब के बीच में, अपोनेंट्स और सपोर्टर्स के बीच में नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में संपादित हुआ, जिसमें यह प्रोग्राम किया गया जो हम लोग नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ चलाएंगे। तो कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया, कौन इसमें पार्टिसिपेट किए, कौन सोशल ग्रुप की क्या आइडियोलॉजी थी, इसके संदर्भ में जानने के लिए हम लोग नॉन कोऑपरेशन को विस्तारित रूप से देखेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। विभिन्न प्रकार के सोशल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट किए जिनकी अपनी स्पेसिफिक एस्पायरेशंस था, लेकिन कहीं न कहीं सबके मन में स्वतंत्रता की चाह थी। लेकिन इन लोगों ने जो स्वराज की मान्यताओं के बैनर तले इस आंदोलन में सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन स्वराज का मतलब हर लोगों के लिए एक समान नहीं था बल्कि अलग अलग थे। सबसे पहले यह आंदोलन शुरू हुआ द मूवमेंट्स इन द टाउन, शहर में यह मूवमेंट मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट्स के द्वारा शुरू किए गए थे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ा, हेडमास्टर्स, टीचर्स सब ने रिजाइन किया। लॉयर्स जो थे ये लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिए। काउंसिल इलेक्शंस का हर जगह प्रतिकार कर दिया गया। सिर्फ मद्रास को छोड़कर, क्योंकि यहाँ की जो जस्टिस पार्टी थी उसकी यह सोच थी कांग्रेस जो है ब्राह्मणों की पार्टी है और इसके बैनर तले कहीं भी हमारा विकास संभव नहीं है। इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर हम लोग देखें तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक रहा है। जब लोगों ने फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करना शुरू किया, लीकर शॉप को जबरन बंद करनी शुरू की, फॉरेन क्लॉथ को बर्न किया, जला दिया गया, फॉरेन गुड्स का जो आवागमन थी उसमें कमी आती चली गई। और 1921 से 22 के बीच में देखो तो जो ब्रिटिश गुड्स की वैल्यू थी भारत में 102 करोड़, वह घट करके 57 करोड़ पर पहुंच गया। अधिकांश जगह पर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स रिफ्यूज कर दिया फॉरेन गुड्स लाने के लिए या फॉरेन ट्रेड में फिनांस करने के लिए। बाइकआउट मूवमेंट बढ़ने के कारण जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे वे सब के सब भारत में आने बंद होते चले गए और दूसरी तरफ इंडियन टेक्सटाइल मिल या हैंडलूम प्रोडक्शंस में बढ़ोतरी आती चली गई। लेकिन यह मूवमेंट शहर में बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाया। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण यह था जो खादी क्लॉथ जो थे यह काफ़ी महंगे थे, अतः यह मास सपोर्ट को फुलफिल नहीं कर पाता था। दूसरी बात, इसकी कीमत इतनी अधिक थी जो यह मिल क्लॉथ से कहीं से भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। अतः परिणाम यह हुई कि लंबे समय तक मिल क्लॉथ का बाइकआउट करना लोगों के लिए संभव नहीं रहा। इसी प्रकार से दूसरी समस्या थी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का छोड़ना। भारतीयों के द्वारा सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को छोड़ तो दिए गए थे, लेकिन उसके जगह पर भारत में विकल्प स्थापित नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स, टीचर्स जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़े थे उनके लिए विकल्प स्थापित नहीं हो पाई, अतः ये सब के सब पुनः स्कूल ज्वाइन कर लिए। लॉयर्स भी फिर से अपने काम पर वापस चले गए। इसके बाद यह आंदोलन पहुंचा कंट्री साइड, और कंट्री साइड में देखें हम लोग तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स बने थे। अतः हम लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ। हम लोग एक उदाहरण के रूप में अवध को देखेंगे, जहां बाबा रामचंद्र के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। बाबा रामचंद्र जो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम करता था, यहाँ आकर के इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसने सब भारत के जितने भी लैंड लॉर्ड्स थे जो तालुकदार के नाम से जाने जाते थे, ये लोग किसानों से बहुत अधिक टैक्स वसूलते थे या अन्य प्रकार का सेवाएं लिया करते थे, जिसको हम लोग बेगार के नाम से जानते थे। पीजेंट्स को बिना पैसा के
इन लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पे काम करना पड़ता था। दूसरा समस्या क्या थी, तो इनको जो जमीन जमींदारों के द्वारा दिया गया था उसके ऊपर नियमित वर्चस्व इनकी स्थापित नहीं हो पाई थी और इनसे नियमित रूप से अधिक टैक्स लिए जाते थे, जिसके कारण इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती चली गई थी। अतः पीजेंट मूवमेंट इस बात पर जोर दिया जो इनके रेवेन्यू को कम किया जाए, बेगार को समाप्त किया जाए और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड सिस्टम को भी खत्म किया जाए। बहुत सारे जगह पर नाई धोबी बैंड्स का निर्माण हुआ। इन्होंने पंचायत स्तर पर उच्च वर्गीयों का विरोध करना शुरू किया, उनके लिए मुफ्त में काम करना बंद कर दिया, चाहे वो बारबर्स हों या वाशरमैन्स हों। 1920 में जवाहरलाल नेहरू गांव का भ्रमण जब किए, अवध के गांव का जब भ्रमण किए, तो यहाँ इन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर के अवध किसान सभा की स्थापना की। जब एक अवध किसान सभा की स्थापना हुई तो करीब 300 ब्रांचेज इसके पूरे शहर में स्थापित, पूरे अवध में स्थापित होते चले गए। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो जम करके अवध पीजेंट्स इस स्ट्रगल में सपोर्ट किए, लेकिन इनका जो मूवमेंट का ट्रेंड्स था, इसके जो ढंग थे आंदोलन के, इससे कांग्रेस लीडरशिप अनहैप्पी होते चले गए और इस कारण से इन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन 1921 तक यहाँ आंदोलन बहुत तीव्र गति से फैलते चले गए। जितने भी ताल्लुकदार मर्चेंट्स थे, इनके घरों पे आक्रमण किया गया, बाजार को लूट लिए गए, ग्रेन्स जितना भी होर्डिंग्स थे उसको लोगों के बीच में बांट दिया गया। अधिकांश जगह लोकल लीडर्स ने घोषणा कर दिया, जो गांधी जी ने डिक्लेयर किया है, जो किसी भी जमीन का टैक्स हमें नहीं देना है और सारे जमीनों का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ग्रामीणों के बीच में। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी की यह सोच या महात्मा गांधी की विचारधारा ने कहीं न कहीं गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द को जोड़ दिया, क्योंकि यह उनके एस्पायरेशंस और एक्शंस का परिणाम माना जाता है। इसके बाद का जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।